डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 11, हम लोग अब जो चैप्टर बचा हुआ है उसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर, बाइनोमियल थ्योरम, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, 11th के पार्ट्स। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, फिर बाइनोमियल देख लेंगे और उसके बाद परमुटेशन कॉम्बिनेशन के पास चले जाएंगे। ठीक है, तो आप मान के चलिए कि 10 क्लास के आसपास 10 क्लास तीनों पे पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर बाइनोमियल थ्योरम में 10 या 8, तो उधर 12 हो जाएगा परमुटेशन कॉम्बिनेशन। मतलब अगले 30 घंटे के लेक्चर में हम लोग सिलेबस को 11th के सिलेबस को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो ये हुआ नॉर्मल स्ट्रेटजी। अब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मेन और एडवांस दोनों के पार्ट से। नाम क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो सबसे पहला बात जो आपके मन में आ रहा होगा कि इसका ज़रूरत क्यों पड़ा। तो जैसे अगर आप कोई इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, अगर आप इसको सॉल्व करने के लिए प्रोसीड कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है? -1। एंड वी आर नॉट हैविंग any real number whose square is negative, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर ऑफ रियल नंबर क्या होता है? नॉन नेगेटिव होता है। इवन 0 का स्क्वायर 0 होता है, -1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 हो जाएगा। तो ऐसा कोई रियल नंबर, इसको सेटिस्फाई करने वाला कोई रियल नंबर तो है नहीं। तो एक सिंबल डिफाइन किया गया है, रियल नंबर इसको सेटिस्फाई कर भी नहीं सकता है। ठीक है, तो अब एक सिंबल आया आई स्टैंड्स फॉर आयोटा। ये एक ऐसा क्वांटिटी है जो स्क्वायर रूट ऑफ -1 के बराबर है। आई क्या है? आई इज अ क्वांटिटी विच इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ -1। दैट इज, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर स्क्वायर कर दिए तो आई स्क्वायर क्या होता है? -1 होता है। तो अब अगर इस क्वांटिटी के सहारे इसको सॉल्व करना होता तो हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते थे? एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 को क्या लिख सकते हैं? आई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, डायरेक्ट भी कर सकते थे। तो ये हो गया एक्स प्लस आयोटा इंटू एक्स माइनस आयोटा इक्वल टू 0। तो क्या आ गया? एक्स प्लस आई बराबर 0 या एक्स माइनस आई बराबर 0। तो एक्स बराबर आयोटा या एक्स बराबर माइनस आयोटा। तो अब हमारे पास सॉल्यूशन इसका आ गया है माइनस आयोटा कॉमा आयोटा। दे आर नॉट रियल नंबर। इसी तरीके से अगर आप मान लीजिए सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर -2x या +2x, ठीक है, +2 या -2, चलिए +2 वाला देखते हैं पहले। +2 इज इक्वल्स टू 0, इसको सॉल्व कर रहे हैं तो क्या आएगा? सॉल्व करने के लिए आप क्वाड्रेटिकली जानते हैं x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac/2 है, तो डायरेक्ट यूज कर देते हैं। फैक्टराइज कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, तो ये क्या होगा? यहाँ पे a क्या हो गया? 1, b क्या हो गया? 2, c क्या हो गया? 2, और आपसे अगर d पूछे डिस्क्रिमिनेंट, तो ये होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो 2 का स्क्वायर कितना आ गया? 4, -4 इंटू 1 इंटू 2, 4 माइनस 8 क्या हो गया? -4। तो अगर आप इसको ध्यान से देख पा रहे, ठीक है, तो d नेगेटिव है, तो आप पढ़े थे d लेस देन 0, तो रूट्स आर नॉन रियल,
कॉम्प्लेक्स, इमेजिनरी, ये सब वर्ड पढ़े थे, ऐसा पढ़े थे, ठीक है। तो ये सब सिनोनियम है एक तरह से, नॉन रियल, कॉम्प्लेक्स, इमेजिनरी। तो x का वैल्यू क्या होता है, -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो ये मिल गया आपको -2 प्लस माइनस रूट अंडर -4 बाई 2 इंटू 1 2। तो आप बताइए स्क्वायर रूट ऑफ -4 को आप क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू -1। देखिए स्क्वायर रूट ऑफ -4 कैन बी रिटन एज 4 इंटू -1, 4 कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर एंड -1 कैन बी रिटन एज आई स्क्वायर। तो ये क्या आ रहा है, 2i। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, -2 प्लस माइनस 2i बाई 2, ठीक है। जिसको आप फर्दर 2 से डिवाइड करके लिख सकते हैं -1 प्लस माइनस आयोटा। देख लीजिए, देखिए हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर आया, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर का सिंबल हम लोग z से ले लेते हैं, या दो रूट आया है -1 प्लस माइनस आयोटा, ठीक है। तो एक है -1 माइनस आयोटा और दूसरा है -1 प्लस आयोटा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर का सिंबल जनरली z ले लेते हैं। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो z1 अगर इसको बोल दिए तो इसको क्या बोलेंगे, z2, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जनरल फॉर्म देखेंगे, जनरल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये होता है z इज इक्वल्स टू a प्लस आई बी, z इज इक्वल्स टू a प्लस आई बी, वेयर a कॉमा b बिलोंग्स टू r। a कॉमा b क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो जिसके साथ जो इंडिपेंडेंट ऑफ आयोटा है उसको बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ जेड। तो इसमें क्या बोलते हैं, रियल पार्ट ऑफ जेड, ए को बोलते हैं। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड बी को बोलते हैं, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड किसको बोलते हैं, बी को बोलते हैं। ये जनरल फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर का। ए और बी क्या होना चाहिए, ए और बी क्या होना चाहिए, रियल नंबर। अब इफ रियल पार्ट, ये आगे बढ़ने से पहले, इफ कंडीशन लगाने से पहले यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ जेड वन आपसे पूछे तो क्या होगा, रियल पार्ट ऑफ जेड वन -1 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड वन तो भी -1। अगर हम पूछे आपसे रियल पार्ट ऑफ जेड टू तो -1, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड टू तो 1, ठीक है। यहीं पे अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर हम लिखे z इज इक्वल्स टू √9 प्लस 3i, क्या लिखे, -9 प्लस 3i, ठीक है। तो आप इसको रियल पार्ट है, इसको इमेजिनरी पार्ट नहीं बोल दीजिए, क्योंकि ये कांस्टेंट याद रखिए, ये क्या है, ए और बी क्या होना चाहिए, रियल नंबर। तो क्या ये रियल नंबर है, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव इज इमेजिनरी, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव इज इमेजिनरी। तो आपको उसका ध्यान रखना होगा, इधर वाला आप मिटा देते।
देखिए पहले आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्योंकि a प्लस आई बी का फॉर्म जनरल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है जब a और b क्या हो, रियल नंबर। तो क्या ये रियल नंबर है? तो नहीं है। कौन सा लॉजिक याद रखेंगे उसके लिए कि स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव इज इमेजिनरी। ये क्या होता है? इमेजिनरी। जैसे इवन स्क्वायर रूट ऑफ -7 भी लिखा रहेगा अगर आपके पास, तो आप इसको क्या लिखिएगा? 7 इंटू -1 दैट इज रूट अंडर 7 इंटू आई स्क्वायर। तो आप इसको लिखिएगा √7 आयोटा। ठीक है, चले आगे। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको? स्क्वायर रूट ऑफ 9। तो आप इसको लिखे √9 इंटू आई स्क्वायर प्लस 3i। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 3i प्लस 3i दैट इज, इसको आप 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये आ गया आपके पास 6i। तो z इज इक्वल्स टू 6i, मतलब इसको आप बोल सकते हैं 0 प्लस 6i। तो रियल पार्ट ऑफ z क्या होगा? रियल पार्ट ऑफ z इज 0 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट भी रियल नंबर ही होता है। आयोटा के साथ नहीं लिखते, आयोटा के बगल वाला को लिखते हैं, आयोटा का कोफिशिएंट को लिखते हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा ये बात। कभी अगर इफ z इज इक्वल्स टू a प्लस आई बी है, अगर कभी रियल पार्ट ऑफ z 0 हो जाता है, तो हम लोग बोलते हैं z इज प्योरली इमेजिनरी। इसको क्या बोलते हैं? z इज प्योरली इमेजिनरी। इफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल्स टू 0, तो हम लोग बोलते हैं z इज प्योरली रियल। ठीक है, दुनिया में एक ही नंबर ऐसा है जो प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी भी है, वो है 0। अगर कभी ऐसा बोले कि अ नंबर इज प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी, मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट 0। देखिए 0 है अगर, तो आप इसको चाहें तो लिख सकते हैं 0 प्लस 0i। तो रियल पार्ट भी 0 और इमेजिनरी पार्ट भी 0। तो 0 इज प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी ऑल्सो। एक ही नंबर ऐसा है। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखेंगे। इस पे सवाल होगा कि भाई रियल पार्ट निकाल लो, अगर नंबर प्योरली इमेजिनरी है तो रियल पार्ट को 0 कर दो। अच्छा, थोड़ा सा और आइए, a प्लस आई बी पे चल रहे थे हम लोग, इसको हटा रहे। देखिए थोड़ा सा आयोटा के बारे में और देखिए, जैसे कि i का पावर 1 क्या होता है? आयोटा। आई स्क्वायर क्या होता है? -1। ठीक है, आई क्यूब क्या होगा? आई स्क्वायर इंटू आई दैट इज -i। आई का पावर 4 क्या होगा? इसको आप लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर -1 इंटू -1 1। अब आई का पावर 5 अगर निकालने के लिए जाएंगे तो आई का पावर 4 इंटू आई, ये क्या हो जाएगा? आई।
तो ये 4 के बाद रिपीट हो जाता है। तो इसका साइक्लिसिटी कितने का है? इसका साइक्लिसिटी है 4। इसका साइक्लिसिटी कितना है? 4। तो अगर मान लीजिए हम जानते हैं कि 4 के बाद, जैसे वीकडेज का 7 का साइक्लिसिटी होता है, इसका साइक्लिसिटी कितने का है? 4 का। तो अगर मान लीजिए आपको आई का पावर निकालना है 5, 6, 7, ठीक है, या 8, 9, 10, 11 ऐसा कुछ लिखा हो, इतना पावर में, तो आप उसको ऐसे समझिए, हम उधर पहले लिख दे रहे हैं कि आप साइक्लिसिटी जान चुके हैं क्या है? 4 का है। तो अगर यहाँ पे कोई भी इंटीजर है, ठीक है, मान लीजिए पहले 1 मिनट के लिए हम पॉजिटिव इंटीजर का ही बात कर लें, 1 मिनट के लिए रोक के कर रहे हैं, तो इसको आप 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो कोई भी इंटीजर, कोई भी मान लीजिए पॉजिटिव इंटीजर को 4 से डिवाइड करेंगे, अगर नेगेटिव होगा तो इसको 1 बाई करके आप लिख सकते हैं, 4 से उस समय भी पावर को डिवाइड कर सकते हैं। तो क्या करें? पहला स्टेप, इफ n बिलोंग्स टू, आइटा का पावर n निकालना है, ठीक है, इफ n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो दूसरा स्टेप, यहाँ पे पहला स्टेप क्या है? डिवाइड पावर बाय 4 से डिवाइड कीजिए एंड फाइंड द रिमाइंडर्स, क्योंकि रिमाइंडर हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है अगर 4 से डिवाइड हो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर? तो 0, 1, 2, 3 हो सकता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फॉर्मेट होगा या तो आई का पावर 4k प्लस 1, या कभी 4k प्लस 2, या 4k प्लस 3, या रिमाइंडर 0 हुआ तो 4k। यहाँ पे k क्या है? ये चारों केस में k क्या है? k बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, डिवाइड किए आप पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। अब दिस इज इक्विवेलेंट टू आई का पावर, इसको आप लिख सकते हैं आई का पावर 4 होल पावर k इंटू आयोटा का पावर 1। तो ये क्या हो जाएगा? आई का पावर 1, दैट इज आयोटा। इसी तरीके से इसको देख रहे हैं तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर, ये हो जाएगा आई क्यूब, ये हो जाएगा आई का पावर 4 के जैसा, दैट इज 1। दिस इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा, दिस इज इक्वल्स टू -1, दिस इज इक्वल्स टू आयोटा। हाँ, अगर नेगेटिव इंटीजर रहा पावर में तो आप जानते हैं कि आई का पावर -n भी रहेगा, तो आप इसको लिख सकते हैं 1 बाई आई का पावर n। अप्लाई द सेम प्रोसेस इन डिनोमिनेटर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाद में आप उससे और क्या कंक्लूड कर सकते हो आप खुद से सोचिए, हम ही सारा बात बोल देंगे तो आपको सब रिजल्ट लगने लगेगा। ये लॉजिक समझ गए? अब यहाँ आइए, आप बताइए, 4 से डिवाइड करना और रिमाइंडर पे फोकस करना, ये क्या लिखे हैं? अगर रिमाइंडर 1 है तो आई का पावर 1 लिखे हैं, रिमाइंडर 2 है तो आई का पावर 2 लिखे हैं, रिमाइंडर 3 है तो आई का पावर 3, रिमाइंडर 0 है तो आई का पावर 0 या आई का पावर 4, ठीक है, एक ही चीज है, आप लिखें। डिविजिबिलिटी विथ 4 डिपेंड्स अपॉन लास्ट 2 पोजीशन। अगर लास्ट 2 डिजिट आर डिविजिबल बाय 4, द नंबर इज डिविजिबल बाय 4। तो यहाँ 11 है, बाकी को देखने का जरूरत नहीं है। तो 11 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा। तो सीधे सीधे आप लिख सकते हैं दिस इज इक्विवेलेंट टू आई क्यूब, दिस इज इक्विवेलेंट टू आई क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा? -i आंसर। कौन से लॉजिक से?
आप लास्ट टू डिजिट को 4 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। 4 2 जा 8, रिमाइंडर 3 आया, तो ये इसका फॉर्मेट क्या हो रहा है, आई का पावर जितना भी कोसेंट होगा 4 इंटू के प्लस 3, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू आई क्यूब, और आंसर क्या हो गया, माइनस आई, ठीक है। तो इस तरह से आयोटा वाला सारा सवाल आप बना पाएंगे, ठीक है। मिटा रहे इसको। अब आप कहिएगा कि आई का पावर -332 है, सर और बड़ा कर दीजिए, 1789761, ठीक है। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, 1/i का पावर 332178976 इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। डिवाइड पावर बाय 4 को एडिट करके क्या कर दिए, डिवाइड लास्ट 2 डिजिट ऑफ पावर बाय 4 एंड फाइंड द रिमाइंडर, ठीक है। तो 61 को जब 4 से भागा देंगे तो 4 गुना 15 60 होता है, तो रिमाइंडर 1 आएगा। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू 1/आयोटा का पावर 1, ठीक है। ये क्या हो गया, आयोटा का पावर 1। अब आयोटा का पावर 1 हो गया, तो आप इसको ध्यान से देखिए, आई स्क्वायर होता है -1, इसमें से एक आई को इधर घसका दे तो ये क्या हो सकता है, -1/आयोटा, और ये माइनस को भी इधर ढकेल दे तो 1/आयोटा क्या हो सकता है, -i, तो 1/आयोटा क्या होगा, -i, ये आंसर हो गया। बोलिए, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अब इस पे बहुत सारा सवाल लिखेंगे, उससे पहले एक बात और बता दे, एक प्रॉपर्टी, सम ऑफ एनी 4 consecutive power of iota is 0। कंस्क्यूटिव समझते हैं नंबर, जैसे i का पावर n है, फिर i का पावर n+1 है, i का पावर n+2 है, i का पावर n+3 है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, तो n कुछ भी हो रहा हो, i का पावर n कॉमन तो हो सकता है, i का पावर n कॉमन हो सकता है, तो यहाँ क्या बचा 1, यहाँ आयोटा, ये आपको पता है ना, a का पावर m+n कैन बी रिटन एज a का पावर m इंटू a का पावर n, तो यहाँ से i का पावर 1, यहाँ से i स्क्वायर, और यहाँ से i क्यूब हम कॉमन ले लिए, तो ये क्या हो गया, i का पावर n, यहाँ क्या आया 1 प्लस आयोटा -1 माइनस आयोटा, देखिए कैंसल हो गया, आयोटा माइनस आयोटा, 1 -1, तो i का पावर n इंटू 0 क्या होता है, 0। दूसरा बात,
जैसे स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। दो चीज स्क्वायर रूट में है, इसको आप स्क्वायर रूट में एक साथ तभी लिख सकते हैं, पहले लिख दे रहे हैं आंसर, होल्ड्स गुड if at least one of them is नॉन नेगेटिव। दोनों में से कोई एक नॉन नेगेटिव होगा। नॉन नेगेटिव क्या होता है? जीरो या पॉजिटिव। यानी यहाँ पे कौन सा केस, कौन इसको फेल कर सकता है? तो अगर दोनों नेगेटिव होगा तो फेल कर सकता है। बोलिए कैसे? तो अगर मान लीजिए स्क्वायर रूट ऑफ -4 है और स्क्वायर रूट ऑफ -9 ही लिए हैं, ठीक है, और a का वैल्यू क्या है? -4 और b का वैल्यू क्या है? -9। तो स्क्वायर रूट ऑफ दूसरी तरफ लिए -4 इंटू -9, तो ये क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 36, दैट इज 6। ठीक है, पहला वाला क्या हो गया? 2i, दूसरा वाला क्या हो गया? 3i। स्क्वायर रूट ऑफ -4 इज 2i, स्क्वायर रूट ऑफ 3i इज स्क्वायर रूट ऑफ -9 इज 3i। तो ये क्या हो गया? 6i स्क्वायर, दैट इज -6। तो ये है -6 और ये है 6। तो आप देख पा रहे हैं अगर दोनों नेगेटिव होगा तो होल्ड नहीं कर रहा है। स्क्वायर रूट ऑफ -4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -9 नॉट इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -4 इंटू -9, ये बराबर नहीं है। हाँ, जैसे हम नेगेटिव वाला आपको दिखा दिए कि नहीं है, तो बाकी पॉजिटिव वाला लेके आप चेक कर सकते हैं कि है कि नहीं है, जो ये लिखा हुआ है ये सही है कि नहीं है। दोनों पॉजिटिव होगा तो भी होल्ड करेगा, एक पॉजिटिव एक जीरो होगा तो भी करेगा। एटलीस्ट वन ऑफ देम इज नॉन नेगेटिव, एक जीरो और दूसरा नेगेटिव तो भी काम करेगा। क्या है? 0 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव क्या हो जाएगा? 0। तो जैसे हम जो नहीं करेगा वो दिखा दिए, तो बाकी जो केस बचा दोनों पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव, एक नेगेटिव, एक जीरो, एक पॉजिटिव, एक जीरो, एक नेगेटिव, ठीक है, तो वो सब में ये क्या होगा? पास हो जाएगा। तो ये दो प्रॉपर्टी आप ध्यान रखेंगे। आगे चलिए, देखिए हम थोड़ा सा बात करना चाहते हैं आर्गन प्लेन। किसकी बात करना चाहते हैं? आर्गन प्लेन, जिसको कॉम्प्लेक्स प्लेन भी कहा जाता है। ठीक है, आप बोले z इज इक्वल्स टू, एग्जाम्पल ले रहे, z इज इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा। ठीक है, आप कोऑर्डिनेट में इसका रियल पार्ट क्या है पहले ये बताइए। रियल पार्ट ऑफ z इज 1, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज 1। ठीक है, तो रियल पार्ट कॉमा इमेजिनरी पार्ट, एक कोऑर्डिनेट दिख रहा होगा आपको, रियल पार्ट कॉमा इमेजिनरी पार्ट। और जब आप वेक्टर में थे तो थोड़ा सा और बात करेंगे, पहले इसको देखिए। ये है मेरा रियल एक्सिस, ये क्या है? रियल एक्सिस। ठीक है, ये क्या है? इमेजिनरी एक्सिस, जिसको आप वाई एक्सिस बोलते थे, ये है इमेजिनरी एक्सिस।
ये ऑरिजिन है, फाइन। तो अगर हम आपसे बोले कि 1,1 प्लॉट कीजिए पहले के हिसाब से, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता तो वो कैसा दिखता? ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो 1,1 यहाँ एक पॉइंट होता। मान लीजिए थोड़ा दूर और जाना चाहते हैं, चलिए ना इसी को देख लेते हैं। तो ये 1,1 एक पॉइंट है, दैट इज z। तो इसका नाम क्या हुआ? 1 प्लस आयोटा, ठीक है। तो जैसे आप कोऑर्डिनेट में 1,1 को ट्रीट करते थे, वैसे ही रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस बोल रहे हैं। तो इसका रियल कंपोनेंट क्या है? 1। इमेजिनरी कंपोनेंट क्या है? 1। तो आप इसको ऐसे प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? आप बताइए कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, इसका कुछ दूरी होगा ऑरिजिन से, इसका कोई दूरी होगा ऑरिजिन से, ठीक है। तो ये दूरी कितना दिख रहा है आपको? तो ये तो पुराना ही मामला है, ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, तो ये कितना हुआ? √2। तो डिस्टेंस ऑफ ऑरिजिन, डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम ऑरिजिन होता है मॉड z। क्या होता है? क्या होता है? इज मॉड z। और ये रियल एक्सिस के साथ यहाँ पे कोई एंगल बना रहा होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, बोलिए। तो ये जो एंगल रियल एक्सिस के साथ बनाता है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, उसको बोलते हैं आर्गुमेंट ऑफ z। क्या बोलते हैं? आर्गुमेंट ऑफ z। मान लीजिए ये थीटा बोले, फाइन। अगर हम एक्स एक्सिस को, रियल एक्सिस को थोड़ी देर के लिए मिरर की तरह देखे, एक्सिस को क्या देखे? मिरर की तरह देखे, तो अगर इस पॉइंट का मिरर इमेज लें, ट्रीटिंग दिस एज मिरर, तो ये हमको कहाँ ले आएगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, तो वो ले आएगा यहाँ पे। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा पहले ये बताइए। कोऑर्डिनेट लिखिएगा तो क्या होगा? x का वैल्यू तो 1 ही रहेगा और y -1 हो जाएगा। अगर इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 1 माइनस आयोटा, क्या हो जाएगा? 1 माइनस आयोटा। इसको बोलते हैं z कॉन्जुगेट। क्या बोलते हैं? z कॉन्जुगेट या कॉन्जुगेट ऑफ z। इसका सिंबल क्या है? z बार, z बार। तो आप क्या देखें कि अगर हम लोग z का मिरर इमेज लिए, ट्रीटिंग एक्सिस एज मिरर, तो इमेजिनरी पार्ट का नेचर बदल जाता है। तो ये क्या हो गया? 1 प्लस आयोटा, 1 माइनस आयोटा, ठीक है, चलेगा। अब z अगर इस पॉइंट को हटा के देखिएगा, ध्यान से पहले सुन लीजिए। जैसे 1 प्लस आयोटा आप देखें तो इट इज इक्विवेलेंट टू प्लॉटिंग ऑफ 1,1 इन आर्गन प्लेन। तो 1 यूनिट रियल के अलोंग और 1 यूनिट इमेजिनरी एक्सिस के अलोंग, यानी यहाँ पे पॉइंट, ठीक है। अगर आप बोलेगा मॉड जेड, तो मॉड जेड मतलब डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम ऑरिजिन। जेड कौन? आर्गुमेंट ऑफ जेड बोलिएगा, इस पर और बात करेंगे, पहले थोड़ा सा बात समझिए। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या होगा? ये जो एंगल बना रहा है, ये जो एंगल बना रहा है किसके साथ? ये जो ओपी वेक्टर हुआ, हाँ वेक्टर वाला बात छोड़ दिए थे, इस पॉइंट का नाम मान लीजिए पी दे दिए। तो अगर हम वेक्टर में लिखना चाहते तो यही क्या लिखा था? ओपी वेक्टर इज इक्वल्स टू आई कैप प्लस जे कैप। 1 यूनिट इधर अलॉन्ग, 1 यूनिट हॉरिजॉन्टल, 1 यूनिट वर्टिकल। तो सोचिए कि ये जो आप देख पा रहे हैं और ये जो आप देख पा रहे हैं, ये दोनों एक ही चीज है, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन का फर्क है। इसमें जिसके साथ जो सिर्फ रियल नंबर होता है वो होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और जिसके साथ आयोटा होता है वो
वर्टिकल कंपोनेंट होता है। यहाँ जिस आई कैप का कोफिशिएंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, जे कैप का कोफिशिएंट वर्टिकल कंपोनेंट होता है। कोई पॉइंट प्लॉट कर रहे थे 1,1, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट था और ये वाई कोऑर्डिनेट था। तो ये ओपी बात कर रहे हैं या ये जेड बात कर रहे हैं 1 प्लस आयोटा, तो इसको हम लोग वेक्टर से मिला के भी समझ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। और वेक्टर के चलते इसमें और आप ज्यादा बात सोच पाएंगे। तो ये तीनों बात थोड़ा थोड़ा क्लियर है। अब अगर हम बात करें, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा वैल्यू भी फाइंड कर दें। तो z था 1 प्लस आयोटा, तो मॉड z क्या हो जाएगा? रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये क्या हो गया? √2। देखिए यहाँ आई स्क्वायर नहीं लिखे हैं, 1 का स्क्वायर लिखे हैं। रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर। हाँ, इमेजिनरी पार्ट के साथ आयोटा नहीं जाता है, चाहे रियल पार्ट ऑफ z हो या इमेजिनरी पार्ट ऑफ z हो, दे आर रियल नंबर। अच्छा, अगर हम लोग ये एंगल का बोले तो tan थीटा क्या आ रहा है? इस केस का बात कर रहे हैं। tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस, तो थीटा क्या आ रहा है यहाँ पे? 45 डिग्री। तो आर्क ऑफ जेड यहाँ पे क्या है? 45 डिग्री, जिसको हम अगर रेडियन में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? π/4। जेड कॉन्जुगेट क्या हुआ? 1 माइनस आयोटा। क्लियर है ये तीनों बात? ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा z, तो दो बात बता दीजिए, a प्लस आई बी, तो मॉड जेड क्या होगा? रूट अंडर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। होगा या नहीं? अच्छा, z कॉन्जुगेट क्या होगा? इमेजिनरी पार्ट का नेचर बदल दीजिए, प्लस है तो माइनस कर लेंगे, माइनस है तो प्लस कर लेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है। आर्गुमेंट वाला बात डिटेल्ड में थोड़ी देर में कर देते हैं। इस केस का तो बात समझ गए। आर्गुमेंट क्या होगा? कहीं पे भी पॉइंट होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, कहीं पे भी होगा, तो वो रियल एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज में कुछ एंगल बनाएगा, उसको आर्गुमेंट बोल सकते, उसको आर्गुमेंट बोल सकते। थोड़ा सा वो भी सुन ही लीजिए, तब आगे चलेंगे। देखिए क्या बोलने जा रहे हैं? आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको ट्रिपल स्टार दिए हैं। ठीक है, तो अगर हम आपसे बोले कि कोई z जो है वो क्या है? a प्लस आई बी है। क्या है? a प्लस आई बी है। तो आप रियल एक्सिस बनाएंगे, इमेजिनरी एक्सिस बनाएंगे। a कॉमा बी तो कोई पॉइंट होगा जो इस प्लेन में होगा, ये क्या है? रियल एक्सिस। ये क्या है? इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, वो रियल एक्सिस पॉजिटिव पॉजिटिव रियल एक्सिस है, इधर नेगेटिव रियल एक्सिस हो जाएगा, जीरो कहीं है। तो आपको पॉइंट प्लॉट करना है। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लॉट करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर ए और बी दोनों पॉजिटिव होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हो जाएगा पॉइंट। ठीक है, तो आपके पास कोई भी पॉइंट है तो आप जानते हैं कि ए और बी, ए अगर ग्रेटर देन 0, बी ग्रेटर देन 0, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सब तो आपको पता है। ठीक है,
तो सबसे पहली बात यह है कि आप एंगल को जो यहाँ नापना चाहते हैं, आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म हम लोग को पढ़ना है वो है प्रिंसिपल आर्गुमेंट। क्या है? प्रिंसिपल आर्गुमेंट। ठीक है, ये स्पेलिंग ठीक कर लीजिए, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। ठीक है, तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट में यूजुअली क्या होता है कि आपको अगर मामला यहाँ से फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट का अगर है तो हम लोग इसको ऐसे नाप लेते हैं, और अगर थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट का मामला है तो ऐसे नाप लेते हैं। ठीक है, तो आप सोचिए कि अगर कोई फर्स्ट क्वाड्रेंट का होगा, मान लीजिए इसी का बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक पॉइंट होगा ए कॉमा बी, आप सीधे सीधे ये एंगल नाप लेंगे। ये राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ये कितना हुआ ए, ये कितना हुआ बी, तो tan थीटा बराबर क्या आया बी बाई ए, थीटा tan इनवर्स बी बाई ए। ये क्या हो गया? प्रिंसिपल आर्गुमेंट। ये हुआ फर्स्ट केस। सेकंड केस का अगर बात करें तो पॉइंट कहाँ है? इफ a इज लेस देन 0 एंड b इज ग्रेटर देन 0, तो ये पॉइंट कहीं यहां होगा। इसको ऑरिजिन से ज्वाइन कर दीजिए। ये पॉइंट क्या है? a कॉमा बी। अब आप ध्यान से देखेंगे तो a का वैल्यू नेगेटिव होगा। अगर कोई ये एंगल निकाले, मान लीजिए इस एंगल का नाम हम अल्फा बोलते हैं। क्यों अल्फा बोल रहे हैं? क्योंकि थीटा को हम आर्गुमेंट बोलेंगे। यहां से अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो थीटा का वैल्यू माइनस पाई, ये जो है माइनस पाई से पाई के बीच में होना चाहिए। तो इसको इसके बीच में जो वैल्यू एंगल नापा जाता है z के लिए, आप कहीं पे भी z को प्लॉट करेंगे, a कॉमा b को प्लॉट करेंगे, ऑरिजिन से ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन सेगमेंट मिलेगा, एक ओपी वेक्टर मिलेगा। वो अगर पॉइंट अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो यही आर्गुमेंट जो यहां से निकला। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो एंगल को तो यहां से नापना है आपको, तो ये क्या होगा? ये अल्फा अगर आप निकाल लेते, ठीक है, तो ये क्या होगा? पाई माइनस अल्फा। तो आप बताइए, ये तो नेगेटिव है, हम इस पे अल्फा निकालना चाहते, ठीक है, ये अल्फा निकालना चाहते, तो ए नेगेटिव है तो यहाँ क्या कर दिए मॉड ए और यहाँ बी लिख दिए। तो यहाँ tan अल्फा क्या हो गया? बी बाई मॉड ए। तो अल्फा यहाँ से निकाल लीजिए, tan इनवर्स बी बाई मॉड ए। कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल निकाल लीजिए। यहाँ से क्या निकाल लीजिए? कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल, ये निकाल लीजिए। और आर्गुमेंट क्या होगा? आर्ग ऑफ जेड विल बी पाई माइनस अल्फा। यहाँ से कौन सा एंगल निकालना है? देखिए यहाँ से कौन सा एंगल निकालना है? कॉरस्पॉन्डिंग एक्यूट एंगल, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल निकालना। तीसरा मामला, अगर आपके पास एक्स एक्सिस ये है, रियल एक्सिस ये है, इमेजिनरी एक्सिस ये है, अगर यहाँ कोई पॉइंट ए कॉमा बी है, आप ओपी बना लिए, ठीक है, जल्दी से देख लीजिएगा, फिर शॉर्टकट पे भी बात कर देंगे। यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर डाल दिए। अगर हम ये एंगल अल्फा बोल रहे, ठीक है, तो tan अल्फा निकालने के लिए ये क्या हुआ? मॉड ए और ये मॉड बी। तो आप बताइए इस केस में tan अल्फा क्या होगा? मॉड बी बाई मॉड ए। तो अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स मॉड बी बाई मॉड ए। तो एक्यूट निकाल लीजिए, यहाँ से कौन सा एंगल निकालेंगे? एक्यूट एंगल।
अल्फा। तो आंसर क्या होगा, आर्ग ऑफ जेड क्या होगा, यहाँ से अब आपको कैसे नापना है, अब आपको यहाँ से ऐसे नहीं आना है, इधर से नापना है ये, ठीक है। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड देखे तो पाई माइनस अल्फा, लेकिन पाई माइनस अल्फा क्लॉकवाइज में नापा गया, तो क्या करेंगे, एक माइनस साइन लगा देंगे, तो ये क्या हो गया, माइनस पाई प्लस अल्फा। फोर्थ आप समझ पा रहे होंगे, अगर आपके पास पॉइंट जो है वो कहाँ है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ये ए कॉमा बी है, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दीजिए, ये क्या हुआ, एक्स कोऑर्डिनेट, तो ए तो पॉजिटिव होगा, ये बी नेगेटिव होगा, ये एंगल क्या है, अल्फा। तो आप बताइए इस केस में tan अल्फा क्या हुआ, tan अल्फा हुआ मॉड बी बाई ए, अल्फा निकाल लीजिए, tan इनवर्स मॉड बी बाई ए, एक्यूट वाला एंगल यहाँ से बताइए, और आंसर क्या होगा, आर्ग ऑफ जेड क्या होगा, हम क्या करेंगे क्लॉकवाइज में नाप देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा। तो चारों क्लियर है। आप बोलेगा एक्सिस पे बात नहीं किए, अगर यहाँ पॉइंट होगा तो ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। अगर आपके पास 2i एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो यहाँ है, तो ओपी ऐसे बनेगा, ये एंगल 90 डिग्री। अगर आपके पास यहीं पे पॉइंट है 2 प्लस 0i यही है, तो वो कितना एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, 0 डिग्री। अगर -2 है तो यहाँ प्लॉट होगा, तो ये एंगल कितना आएगा, पाई। अगर यहाँ पॉइंट है -2i, तो ये एंगल कितना हुआ, -पाई/2, उसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या हुआ, -पाई/2। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट किस पे नापा जाता है, -पाई से पाई में। अब यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, यहाँ इक्वल टू भी है, क्यों, अगर पाई ही आ रहा होगा तो इधर से ही नाप लेंगे, फिर क्लॉकवाइज में क्यों जाएंगे, हम लोग एंटी क्लॉकवाइज को प्रीफरेंस दिए है ना, हाँ थ्रू आउट, ठीक हो, जब पढ़ रहे थे तो भी। अब इस सारे बातों को छोटा करके आपको बता देते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पे ए का भी नेचर लिखना है क्या, यहाँ पे क्या है, इफ ए इज लेस देन 0, बी इज लेस देन 0, तो थर्ड क्वाड्रेंट। और यहाँ का बात कीजिएगा तो इफ ए इज ग्रेटर देन 0 एंड बी इज लेस देन 0, पूरा बात लिख दिए। अच्छा, अब इसको कंक्लूड करने के लिए छोटा कर देते हैं, कैसे, सो देखिए। हाँ, हर समय डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या दिख रहा है, √a² प्लस b² दिख रहा है ना। देखिए z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, a प्लस आई बी, ठीक है। हम लोग को प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट, जो कि किसके बीच में होता है, -पाई लेस देन थीटा लेस देन इक्वल्स टू पाई के बीच में होता है, ठीक है। तो आप स्टेप 1, आप पहले tan अल्फा निकालिए, वो क्या होगा, मॉड बी बाई मॉड ए, फाइंड, यहाँ से अल्फा क्या हो गया, tan इनवर्स मॉड बी बाई मॉड ए, ये हो गया। अल्फा यहाँ से एक्यूट वाला जो एंगल अवेलेबल है वो बता दीजिए, निकालिए, ठीक है। अब केस 1,
पहला इफ ए इज ग्रेटर देन 0, या केस लिखने से पहले यहाँ एक डायग्राम बना रहे हैं, देखिए इतना लिखने जाएंगे ना तो आप फिर बोलिएगा वही तो लिख दिए। स्टेप 2, अगर ए और बी दोनों पॉजिटिव है तो आर्गुमेंट भी अल्फा ही हो जाएगा। अगर ए और बी दोनों नेगेटिव है तो यहाँ आना होगा। अब ए अगर अगर सेकंड क्वाड्रेंट का मामला है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ ए एंड बी, तो यहाँ क्या होगा, पाई माइनस अल्फा। यहाँ क्या होगा, माइनस पाई प्लस अल्फा, क्योंकि क्लॉकवाइज में नापे। और यहाँ का मामला क्या है, माइनस अल्फा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट का प्रिंसिपल आर्गुमेंट। ठीक है। अगर कभी कोई आपसे पूछ दे कि अच्छा थीटा को 0 और 2 पाई के बीच में बताइए, फाइंड जनरल आर्गुमेंट। ठीक है, तो आप जानते हैं कि कोई एंगल में 2k पाई जोड़ देते हैं या 2n पाई जोड़ देते हैं तो रोटेट होके आप वही पहुंचते हैं। तो अगर आप अगर बोलते हैं 0 और 2 पाई के पीछे बताइए, तो पहला स्टेप वही कर लीजिएगा, tan अल्फा इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ b बाई ए। दूसरा स्टेप में अगर आप ऐसे चल रहे, देखिए आप ऐसे चल रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ वही अल्फा, यहाँ पाई माइनस अल्फा, यहाँ क्या करिएगा, पाई प्लस अल्फा, और यहाँ पे 2 पाई माइनस अल्फा। यहाँ से अल्फा एक्यूट वाला निकाल लीजिए, और जितना आया उसमें जनरल आर्गुमेंट बोलिएगा। तो मान लीजिए हम इसको अगर जनरल आर्गुमेंट को थीटा बोल रहे, तो थीटा यहाँ से निकाल लिए 0 और 2 पाई के बीच में जनरल, तो उसमें 2 के पाई जोड़ दीजिएगा, 2n पाई जोड़ दीजिएगा, वो जनरल हो जाएगा। ये समझे? आप जानते हैं ना कि साइन थीटा साइन 2 पाई प्लस थीटा 4 पाई प्लस थीटा साइन ऑफ दैट सेम ही होता है, कॉस में भी सेम होता है ना। तो 2 के पाई जोड़ने से फर्क, एंगल अलग दिखता है लेकिन ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज पे फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्लियर है प्रिंसिपल आर्गुमेंट। चलिए अब कुछ सवाल देखें, कुछ सवाल करें। हाँ, माइनस पाई से पाई वाला को ही प्रिंसिपल आर्गुमेंट कहते हैं, जनरली इसी पे गेम खेलना है। चलिए एक लाइन और जोड़ दे रहे हैं, फिर सवाल ही सवाल लेंगे। जैसे Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो A1 प्लस आयटा B1 है। Z2 दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है A2 प्लस आयटा B2। ठीक है, तो एक लाइन यहाँ पे है आपके पास कि Z1 इक्वल टू Z2 कब होगा, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इफ Z1 इक्वल टू Z2 बोल रहा है, तो ये कब, कौन से कांस्टेंट का ध्यान रखना पड़ेगा। तो Z1 क्या हुआ, A1 प्लस आयटा B1, Z2 क्या हुआ, A2 प्लस आयटा B2। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेना है, अगर नहीं भी कोई है तो आपको उसको a प्लस आई बी में लिख लेना है, और रियल पार्ट के बराबर होना चाहिए। रियल पार्ट ऑफ Z1 शुड बी इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ Z2 एंड
imaginary part of z1 should also be equals to imaginary part of z2, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है कि कोई बोलता है कि z1 मान लीजिए है 2 + 3i, z2 है 6 + 9i, तो z1 बड़ा है कि z2? z1 बड़ा है z2 से या z2 बड़ा है z1 से? कौन है? बराबर तो नहीं है z1 बराबर z2, तो ये दोनों में कौन बड़ा है? ठीक है, तो इसका कोई मतलब यहाँ नहीं होता है, ये क्या है? मीनिंगलेस, इसका कोई सेंस नहीं है, इसलिए ऐसा बात नहीं करना है। ये भी मीनिंगलेस है, कुछ भी अगर ऐसा बोलिएगा तो उसका वो मीनिंगफुल नहीं होगा। मतलब क्या है? इनइक्वालिटी does not holds good for complex number, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब मान लीजिए कि हम आपको पढ़ाए या कोई भी पढ़े, कहीं से आप पढ़े कि इनइक्वालिटी का कोई सेंस यहाँ पे नहीं होता है, लेकिन इनइक्वालिटी का सबसे ज़्यादा सवाल कॉम्प्लेक्स नंबर में ही अवेलेबल है। तो इनइक्वालिटी का सवाल जो अवेलेबल है वो किस पे अवेलेबल है? मॉडुलस पे अवेलेबल है। तो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ रियल नंबर, समझे? तो रियल नंबर में तो इनइक्वालिटी का बात होता ही था, इसलिए इस बात को क्वेश्चन से डायरेक्ट लिंक करने का जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स नंबर, और अगर आप यहाँ इनइक्वालिटी की कुछ बात कर रहे हैं तो वो मीनिंगलेस होता है। फिर भी मान लीजिए खुदा ना खास्ता अगर आईआईटी कह दिया, आईआईटी सेज, अगर ऐसा बोला, ठीक है, कि z1 इज इक्वल्स टू a1 प्लस आइटा b1 और z2 इज इक्वल्स टू a2 प्लस आइटा b2, एंड आईटी बोल रहा है, सुन रहे हैं, हम नहीं बोल रहे, एंड z1 इज ग्रेटर देन z2, अगर ऐसा बोला, ठीक है, तो आपको यहां से क्या समझना है पहले वो सुनिए। अगर ये बात ट्रू बोल रहा है, कौन बोल रहा है? बोलने वाला छोटा मोटा आदमी नहीं है, कौन है? आईआईटी के पेपर सेटर लोग, गुरुजी लोग बोल रहे हैं, बहुत बड़े महान व्यक्ति ये स्टेटमेंट जाहिर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई ये सही है, ये गिवन है। तो इससे आपको क्या समझना है? इससे आपको क्या समझना है? तो इससे आपको समझना है कि इसका मतलब तो ये हो गया a2 प्लस आइटा b2 is true if and only if b1 बराबर 0, b2 बराबर 0 एंड a1 इज ग्रेटर देन a2। यानी ये बात तो तय था कि इमेजिनरी नंबर के लिए ये मीनिंगफुल नहीं है, और आप भली भांति जान चुके होंगे कि अगर इमेजिनरी पार्ट 0 होता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का तो रियल नंबर हो जाएगा। तो रियल नंबर इज द सबसेट ऑफ, जैसे ये अगर रियल का सेट है तो ये किसका सेट है? कॉम्प्लेक्स नंबर का। रियल नंबर इज द सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो अगर ऐसा आईआईटी कह रहा है तो आपको यहाँ से मेरे ऊपर डाउट नहीं करना चाहिए कि सर कहीं गलत पढ़ा दिए या कहीं हम गलत पढ़ लिए, नहीं, ये बात तो सच है। अगर इमेजिनरी पार्ट में कुछ भी एग्जिस्ट करेगा, इमेजिनरी पार्ट अगर नॉन जीरो होगा, एक का या दूसरे का या दोनों का, तो इसका कोई सेंस नहीं है। लेकिन रियल नंबर में तो इनइक्वालिटी होता है, और रियल नंबर इज द सबसेट ऑफ
कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब ये जो बात आईआईटी बोलना चाह रहा है कि ये और ये क्या होगा, 0, और A1 क्या होगा, ग्रेटर देन A2 होगा। A1 A2 आर रियल नंबर, ठीक है। तो अगर जैसे आपको याद होगा क्वाड्रेटिक में ही आप पढ़े थे ax² + bx + c = 0 आर सेटिस्फाइंग फॉर 3 वैल्यूज ऑफ x, ठीक है। तो 3 वैल्यूज ऑफ x पे वो कब सेटिस्फाई कर सकता है, जब a बराबर b बराबर c बराबर 0 हो। पढ़े थे ना, पढ़े है ना। मतलब वो क्वाड्रेटिक की बात नहीं कर रहा है, क्वाड्रेटिक के जैसा फॉर्मेट दिख रहा है, आप उसको मन में आपके उसको लेके क्वाड्रेटिक की भावना आ रहा है। लेकिन क्वाड्रेटिक कब होता है, ax² + bx + c क्वाड्रेटिक तब होता है जब a ≠ 0 होता है। तो अगर क्वाड्रेटिक होगा तो 2 ही रूट होगा, चाहे रियल हो या कॉम्प्लेक्स हो। लेकिन सिर्फ फॉर्मेट उसके जैसा दिख रहा है, तो वो कब संभव था, 2 से ज्यादा रूट सेकंड डिग्री का, जब सारा कोफिशिएंट्स क्या हो जाए, 0, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आर देयर। तो वैसे चलना है, ठीक है। तो ये जो आप देख पा रहे हैं बहुत बड़ी बात है। हाँ, हम लोग क्वेश्चन फर्स्ट क्लास में कोशिश किए कि भाई थोड़ा थ्योरी ऐड कर दें। सेकेंड क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे कि सवाल इससे जितना भी रिलेटेड है उसको कर लेंगे, ठीक है। तो बाकी बात करते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।